नमस्कार। आम आदमी के बोलने का वक्त है और आम आदमी इस प्रदेश के जो भी पीड़ित, वंचित, शोषित या बेरोजगार हैं वो सभी आम आदमी हैं। आज का जो मुद्दा है हमारा वो है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण में गड़बड़ियां हुई हैं, उन मामलों को लेकर के जो उस पूरे मामले के शिकार थे और पीड़ित बच्चे थे वो लखनऊ पहुंचे। कल सुबह ये सारे अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन धरना दे रहे थे। पुलिस आई और उनको घसीट करके वहां से उठाना शुरू किया। बाद में पुलिस ने लाठियां भी भाजी और जो तस्वीरें आपने कल से आज तक देखी होंगी उसमें कुछ एक अभ्यर्थियों को चोट आई, सर फटा, पैर में चोट लगे। आप मानिए जो वहां पर ग्राउंड की रिपोर्ट थी, बच्चों के हालात, उनसे बातचीत जो हमने किया उसमें करीब 1.5 दर्जन बच्चों को हल्की या ज़्यादा चोट आई थी। ये पूरा मामला क्या है और सरकार अपने ही युवाओं को, अपने प्रदेश के युवाओं को, जिन युवाओं को रोजगार देना था उन युवाओं को क्यों घसीट रही है सड़कों पर, क्यों लाठियां उनके ऊपर भांजनी पड़ी जो है मशीनरी को, सिस्टम को। ये सारा मामला हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण में गड़बड़ी से जो वंचित रह गए हैं रोजगार से बच्चे, जो पीड़ित हैं इसके अभ्यर्थी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आशीष हैं, हमारे साथ ज्योति हैं, हमारे साथ प्रदीप बघेल हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ विवेक कुमार पांडे हैं, आम आदमी पार्टी से वैभव जायसवाल हैं और भारतीय जनता पार्टी से इस मुद्दे पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला आया, भर्ती हुई, तमाम नियुक्तियां मिली और उस मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास तमाम शिकायतें लेकर के ये अभ्यर्थी गए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूरे मामले की तहकीकात की, जांच की। उस रिपोर्ट के कुछ बिंदु मैं आपको बताता हूं, फिर हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। इस रिपोर्ट में पॉइंट नंबर 10 पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का पॉइंट नंबर 10 में सीधा लिखा है, आयोग ने रिट याचिका के जवाब में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे के अनुसार राज्य ने उल्लेख किया है कि राज्य ने चयन प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित किए थे। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य द्वारा दिए गए कथनों के अनुसार अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंक 67.11 था, जबकि यह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 66.73 था और अनुसूचित जाति के लिए यह 61.01 था। राज्य का यह कथन फिर से भ्रामक है और चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में विसंगतियों को दर्शाता है। आरक्षण के अनुसार ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या 69,000 रिक्तियों की कुल सीटों का 27% होगी, यानी 18,598 सीटें ओबीसी उम्मीदवारों के लिए होंगी। लेकिन राज्य द्वारा दिए गए कट ऑफ प्रतिशत के आधार पर इस गणना के अनुसार कुल सीटें ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 2,637 हैं मात्र। ठीक, अगला 11 नंबर पॉइंट आप समझिए। आयोग का क्या कथन है इस पे जांच के बाद जो रिपोर्ट दिया आयोग ने, उसके 11 नंबर पॉइंट पे लिखा है कि आयोग के समक्ष राज्य का उत्तर विरोधाभासों से भरा है और यह संदेह और अनुमानों पर आधारित है। वर्तमान चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को कैसे और किस तरह से लागू किया गया है यह दिखाने में राज्य विफल रहा है। साफ साफ पिछड़ा वर्ग आयोग ने बताया कि जो है ये राज्य विफल रहा है ये चीज बताने और दिखाने में। इसके बाद आप 16 नंबर पॉइंट इसका सुनिए। उपरोक्त प्रकरण में ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कुल 18,598 सीटों में से 5,844 सीटें ऐसी हैं जो ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को दी जानी थी, परंतु जो जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों को दी गई हैं। इस प्रकार ओबीसी उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आखिरी कंक्लूजन भी सुन लीजिए आप।
आयोग द्वारा प्रश्नगत मामले में विस्तृत जांच की गई। आयोग बता रहा है, यह मैं नहीं बता रहा, मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, लेकिन आयोग की बात तो सरकार को सुननी चाहिए। आयोग द्वारा प्रश्नगत मामले में विस्तृत जांच की गई, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 16 आदि के उल्लंघन परिणाम स्वरूप उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जिन अधिकारियों द्वारा आरक्षण नीति, नियम और विनियमों को लागू करने में उल्लंघन किए गए हैं तथा जिनके द्वारा गलत फैसले लेकर शासन के आदेशों की अवहेलना की गई है का उत्तरदायित्व नियुक्त करते हुए संबंधित गैर जिम्मेदारों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई तथा वंचित लाभार्थियों को न्याय प्रदान करने की संस्तुति की जाती है। आगे भी सुन ही लीजिए। उल्लेखनीय है कि किसी तथ्य के संबंध में कोई भी पक्ष इस अंतरिम रिपोर्ट में संशोधन चाहता है अथवा तथ्य को संशोधित कराना चाहता है, तब उसको 15 दिवसों का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। समय निकल चुका, 15 दिवस क्या, उससे ज्यादा कई 15 दिवस निकल चुके, पखवाड़े निकल चुके। स्पष्ट ये जो है रिपोर्ट में, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि आरक्षण नियमों की अवहेलना की गई है। 2 बिंदु आपने ध्यान अगर दिए होंगे, आरक्षण नियमों की अवहेलना की गई, इनकी हकमारी हुई, रिपोर्ट में साफ है। इतना ही नहीं, आयोग ने एक कदम आगे बढ़कर के यह भी कहा है कि जिन जिम्मेदारों की वजह से ऐसा हुआ है उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई करने की संस्तुति आयोग ने की थी। गंभीर कार्रवाई करना किसके खिलाफ था? उन अफसरों के खिलाफ, विभाग में बैठे उन लोगों के खिलाफ, या जो भी जिम्मेदार लोग हों इस गड़बड़ झाले के, उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति थी। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई किस पे हुई है? ये हक मांगने गए जब बच्चे, तो कार्रवाई इन पे हुई है, सर इनका फूटा है। सरकार, हुजूर, इसके लिए इन युवाओं ने अच्छे दिन का सपना नहीं देखा था, लाठी खाने के लिए अच्छे दिन का सपना नहीं देखा था, रोजगार के लिए देखा था, रोजगार का सपना था। और ये आपसे नाजायज कुछ मांगने नहीं गए थे, आप ही के केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लेकर के गए थे कि साहब, सरकार, हुजूर, हमें न्याय दे दो। न्याय नहीं मिला, लाठियां ऊपर से मिली, घसीटा गया, टांग करके सड़क से दूसरे कोने में रख दिया गया उठा करके। यह तरीका कतई ठीक नहीं है। ये युवा इस प्रदेश के युवा हैं, इस प्रदेश के भविष्य हैं। भविष्य पर लाठी नहीं भांजी जाती है, भविष्य को संवारा जाता है, संजोया जाता है। लेकिन जो हुआ है उत्तर प्रदेश में कल, वो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। मैं इस पूरे मामले में गड़बड़ी कैसे कैसे हुई, क्यों हुई, और गड़बड़ियों के सामने आने के बाद सरकार का क्या रुख है, मैं इन अभ्यर्थियों से ही समझूंगा। मेरे साथ आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, ये पूरा मामला कैसे गड़बड़ी हुई, क्या क्या गड़बड़ियां की गई, गड़बड़ी सामने आई कैसे, और गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार का, मंत्री का, अधिकारियों का, निदेशक का क्या रुख है, बताइए आप। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हम पिछड़े और दलित समाज के बच्चों को आपने आवाज़ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि सर इस 69,000 शिक्षक भर्ती, थोड़ा बैक लेके चलूँगा, थोड़ा स्टार्टिंग से। 22 दिसंबर 2018 इसकी आवेदन की तिथि थी। उसके बाद 6 जनवरी को सर परीक्षा कराई गई। 1 जून 2020 को सर आवंटन सूची जारी की गई। अब इस जगह सर मैं आवंटन सूची क्यों कह रहा हूँ, उस पर भी पॉइंट है, क्योंकि सर जो इसके पहले बेसिक शिक्षा विभाग में जितनी भी भर्तियां होती थी, सभी भर्तियों में पहले चयन सूची जारी की जाती थी, फिर आवंटन, जिला आवंटन सूची जारी की जाती थी। इस भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती में
विभाग द्वारा ये किया गया कि पहले ही जिला आवंटन सूची जारी कर दी गई, और उस सूची को जारी करने में, जो कि 1 तारीख को आने वाली थी, चयन सूची आवंटन सूची में परिवर्तित करने के चक्कर में 4 दिन लगा दिए विभाग ने, क्योंकि उसी 4 दिनों में ये घोटाला हुआ था, ये रिजर्वेशन का घोटाला किया गया। हम जब ये आवंटन सूची आ गई, हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने समझा उसको। उसके बाद हमारे साथी यहाँ पे प्रदीप बघेल जी जुड़े हुए हैं, अन्य हमारे कई साथी हैं, सभी लोगों ने मिलकर के सारे फॉर्म 67,867 लोगों की लिस्ट निकाली गई थी, उनके सारे फॉर्म डाउनलोड किए गए। उसके बाद उनके रिजल्ट डाउनलोड किए गए, सारे हम लोगों ने कट ऑफ वगैरह सब कुछ निकाला, कैटेगरी निकाला, और जो कि आवंटन सूची में केवल इतना बताया गया था कि ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रोल नंबर, ये आपका नाम है, इस जिले में आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। बाकी इसके अलावा ये नहीं बताया गया कि आप किस कैटेगरी से संबंधित हैं, आपको किस कैटेगरी में चयन किया गया है, और जो चयन का आधार है गुणांक, यहाँ पे क्वालिटी पॉइंट, उन क्वालिटी पॉइंट को भी नहीं बताया गया। उसके बाद सर क्या हुआ, हम लोग माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गए, वहाँ पे हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने पर वहाँ पर सुनवाई शुरू हुई, फिर मामला लगभग 1 साल चला। माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की फिर 29 अप्रैल, अभी लास्ट में 29 अप्रैल को जो है रिपोर्ट आई। माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की डॉक्टर लोकेश प्रजापति उपाध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के, उन्होंने रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में साफ साफ उन्होंने कहा कि ये आरक्षण घोटाला हुआ है, जिसमें ओबीसी की जो इस भर्ती में 27% यानी कि 18,500 सीटें होती हैं, उन सीटों 18,500 सीटों की जगह मात्र 2,000 मतलब 2,637 कैंडिडेट को फ्रेश सेलेक्ट किया, फ्रेश ओबीसी को केवल सेलेक्ट किया गया है। इसी तरह सर एससी के अभ्यर्थियों के साथ भी किया गया है। 21% उनका आरक्षण बनता है, उसमें मात्र उन्होंने 16.6% आरक्षण दिया है। इसके बाद सर इस रिपोर्ट, जब ये रिपोर्ट आ गई तो सर 15 दिन इसका इसमें समय दिया गया था, हम लोगों ने इंतजार किया। उसके बाद सर इस रिपोर्ट को लेकर के सबसे पहले हम एससीईआरटी कार्यालय गए, वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे हम लोग मिले, महानिदेशक जी से भी मिले, निदेशक जी से भी मिले, और उन लोगों ने कहा कि अभी इस पर कोई विचार नहीं किया गया है, अभी कोई इस पर संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। फिर उसके बाद सर लास्ट 22 जून को हम लोग धरने पर बैठ गए एससीईआरटी कार्यालय में। 22 जून से हमारा धरना कंटिन्यू लगातार चल रहा है, हम लोग वहीं पर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे हमारे साथ हजारों लोग बैठे हुए हैं। और सर फिर जब महानिदेशक जी, हमारे डेलीगेशन टीम को महानिदेशक जी के पास में 22 जून को जब मुलाकात कराई गई प्रशासन द्वारा, तो महानिदेशक जी से हम लोगों ने सवाल किया कि सर ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, इस पर आपका क्या जवाब है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पहली बात तो हमारे पास अभी तक आई नहीं, जबकि 29 अप्रैल को जब ये रिपोर्ट जारी की गई थी, उसी दिन विभाग द्वारा, माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा विभाग में जो है भेज दिया गया था। तो उन्होंने इस पर जो है जवाब देने से सर बचे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट का जो मामला है ये माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और हमारे बीच का मामला है, आप कौन होते हैं इसमें बीच में बोलने वाले। तो सर हम लोग पीड़ित अभ्यर्थी हैं, हम लोग सर नहीं, आपसे नहीं पूछेंगे या माननीय मंत्री जी से नहीं पूछेंगे तो हम किससे पूछेंगे। इसके बाद सर इस रिपोर्ट को लेकर के हम लोग जो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव सिंह जी के यहाँ गए, वहाँ पर हम लोगों ने हाथ पैर जोड़े, बहुत अन्य विनय किया। उन्होंने मंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को फ़ोन किया, बोले कि आप जो है इन बच्चों से मिलिए, इनकी बात सुनिए। सर वहाँ पे हम जब गए, पहली बात तो मंत्री जी ने लगभग 1 महीने 1.5 महीने टालते रहे हमारी बात को, हमारी बात नहीं सुनी। एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार, यानी 15 से 20 बार हम लोगों ने अध्यक्ष जी से कहा, उसके बाद एक बार मुलाकात हुई मंत्री जी से। मंत्री जी को ये रिपोर्ट हमने दी, हमने कहा कि सर ये रिपोर्ट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की है, इस पर सर हम लोगों के साथ न्याय करिए, हम लोगों को न्याय दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस पर जो कुछ होगा हम देखेंगे। केवल टालने वाली उन्होंने बात कही और कुछ नहीं कहा उन्होंने। सर आज तक सभी मतलब जितने भी मुद्दे इस भर्ती को लेकर के थे, सब पर माननीय मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर बोले, लेकिन सर हमारे मुद्दे पर, हमारे रिपोर्ट पर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जो रिपोर्ट ये आई है हम लोगों के पक्ष में, इस रिपोर्ट पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। महानिदेशक जी इसको जो है अपना मामला बताते हैं। महानिदेशक जी से जब हमारी मुलाकात हुई थी एससीईआरटी कार्यालय के महानिदेशक जी से, शिक्षा निदेशालय के, उन्होंने ये बात कही कि इसमें जो ये आपका ये 27% और ये सब है, तो इसमें जो है
तमाम तरीके के आरक्षण नियमों का पालन किया जाता है, क्या आप लोगों को सब कुछ पता है? हमने कहा सर आप चलिए, हो सकता है हम लोगों को सब कुछ ना पता हो, लेकिन आप बता दीजिए। तो उन्होंने कहा इसमें 32-35 तरह की कटाप लगती है, ये होता है वो होता है। हमने कहा सर वही बता दीजिए, आपने 32 तरह की कटाप कहाँ कहाँ लगाई, कैसे कैसे लगाई? आज तक उन्होंने कोई कटाप नहीं दिया। दिसंबर में हम लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन किया था इस चीज़ को लेकर के। वहाँ दिसंबर में माननीय मंत्री जी के साथ हमारे डेलीगेशन टीम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप बघेल जी, ये बताएंगे कि वो गए हुए थे प्रदीप बघेल जी। सर कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है कि ना तो मंत्री जी हमारी बात सुन रहे हैं, ना ही जो शिक्षा अधिकारी जी हमारे वो भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। सर मेन मैटर ये है कि सर हमारा 27% रिजर्वेशन और 21% रिजर्वेशन ये सर आप पूरा कर दीजिए, हमें कुछ बाकी कुछ नहीं चाहिए सर। हमारी 15,000 लगभग 15,000 प्लस सीटों का ये गड़बड़ किया गया है सर। इसलिए हम लोग ये निवेदन करते हैं, हम लोग बार बार हर मंच पे जाकर के हम लोग निवेदन कर रहे हैं, हम लोग आंदोलनरत हैं, भूखे प्यासे। कई हमारे साथियों को कल सर हम लोगों ने न्याय की मांग को लेकर के माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साहब के यहाँ गए, तो वहाँ पर सर मुलाकात तो दूर की बात है, कोई नहीं आया पूछने कि आप लोग कैसे आए। लाठियाँ ऊपर से मारी गई सर, पेट में हमारे पेट में जो है प्रशासन द्वारा 1-2 घूंसे भी मारे गए। हमारे साथी हैं राहुल मौर्य जी, उनका सर फट गया। कई साथी हमारे लगभग 40 से 50 साथी ऐसे हैं, बहनें हैं जिनको सर मारा गया और दौड़ा कर घसीट कर पीटा गया सर। तो सर हम लोग वहाँ न्याय मांगने गए थे सर, हम लोग बाकी और कुछ मांगने नहीं गए थे। तो सर हमें न्याय दिलाएं। मैं ज्योति के पास चलूंगा। ज्योति अपना ऑडियो खोलिए जरा, ऑडियो अनम्यूट करिए। ऑडियो आपका म्यूट है, अनम्यूट करिए ऑडियो। ज्योति अभी सारी पूरी डिटेल बताई आशीष ने। आखिर में जो कल का मामला रहा, आप प्रदेश की बेटी हैं, महिला हैं, आप भी उस प्रदर्शन में धरने में गई हुई थी। क्या हुआ, किस तरीके से, क्या मतलब बिल्कुल एक तरफ से इंसाफ और न्याय की मांग करने आप लोग गए, शांतिपूर्वक बैठे थे, या कुछ आप लोगों की तरफ से कोई ऐसा कदम हुआ कि जिस पर पुलिस को थोड़ा ऐसा रुख अपनाना पड़ा? क्या हुआ था वहां पे? हम लोग जब वहाँ पे बैठे थे सर, तो हम लोग सिर्फ एक मांग लेके गए थे जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। कंट्रोल रूम ज्योति का ऑडियो ठीक करिए। अधिकारी हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं, तो हम मौर्य जी से भी कह रहे। तो सिर्फ ज्योति की ऑडियो नहीं मिल रही कंट्रोल रूम। इस चीज को समझे कि हमारा दर्द क्या है। तो सिर्फ हम इस वजह से गए थे, वो हमारे ही समाज से आते हैं, लेकिन वहां पे पुलिस वाले आए अचानक से, बहुत सारे थोड़े से थे, फिर लोग आते हैं लाठी डंडे के साथ, एकदम से उठा के में भरना कर दिया, ले जाके, और जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल किया गया जो कि गलत शो करता है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारा भी संवैधानिक अधिकार है, कुछ चीजें हैं, हम पढ़े लिखे शिक्षक समाज से आते हैं, तो हम कोई गलत बात को लेके नहीं पहुंचे थे वहां पे। सिर्फ एक मुद्दा था हमारा कि इस चीज को वो समझ सके, इतनी सी बात थी। लेकिन बहुत सारी चीजें हुई, लड़कियों के साथ भी बदसलूकी हुई है, उनको भी जबरदस्ती ले जाया गया था, बसों में भरा गया था, ये सारी चीजें थी। हम सरकार से सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप, अगर हम आपसे नहीं कहेंगे, आपकी बातें हैं, आपके अधिकारियों ने ये सब चीजें करी हैं और आप नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा। यहाँ तक कि जो अभी हम लोगों ने धरना किया था जनवरी में, अनवरत धरना चला था 8 दिन तक लगातार। लास्ट में हम लोगों का डेलीगेशन 5 लोगों का था, मीटिंग हुई थी सतीश द्विवेदी जी के साथ जो कि शिक्षा मंत्री हैं। तो उन्होंने मीडिया के सामने भी ये बात बोली थी, इवन उनके अधिकारी भी थे, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्होंने ये बात कही कि ऐसा है, आप लोग, पहले तो हमारे अधिकारियों ने कुछ गलत नहीं किया है, कहीं कोई गलती हुई नहीं, कोई आरक्षण घोटाला हुआ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो आप कहीं से भी एक ऑर्डर लेके आइए, हम उसको फॉलो कराएंगे, हम उसको कहीं चैलेंज नहीं करेंगे। तो जब आपने ये बात उस टाइम पे कही थी और अभी हमारे पास ये चीज सिद्ध है, इसका प्रमाण है हमारे पास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, संवैधानिक संस्था है, उसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी है, उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि आरक्षण घोटाला हुआ है, इस चीज को माना गया है। तो
अगर इतनी बड़ी संस्था है तो जाहिर सी बात है ये रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती, ये रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। वहां पे जो उपाध्यक्ष जी हैं वो भी बीजेपी से ही हैं, तो अगर हम ये कहें कि वो गलत है तो फिर नहीं है। जबकि अधिकारी बोलते हैं कि ये चीज गलत है, ये रिपोर्ट गलत है, हम नहीं मानते इस चीज को। तो अगर आप इस चीज को भी नहीं मानते हो और अब आपने ये बात कह के अगर मुकर जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री हैं, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमारी कोई नहीं सुन रहा है, इस वजह से हम केशव प्रसाद मौर्य जी के पास गए थे और हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि प्लीज, हम लोग बहुत मानसिक प्रताड़ना झेल चुके हैं, आप इस चीज से निकालिए हमको। हम लोग एक शिक्षक बनना चाहते हैं और हम उस चीज को, उस योग्यता को पूर्ण करते हैं। ठीक है। मैं आपके सबके पास जो है समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं प्रदीप बघेल के पास चलूंगा। प्रदीप, ऑडियो खोलिए अपना, आपकी ऑडियो म्यूट है। नमस्कार सर। हाँ। धन्यवाद। प्रदीप, आप डेलीगेशन में भी गए थे, मंत्री से भी आपने मुलाकात की, और कल जो आप लोग के साथ हुआ उसके भी आप प्रत्यक्षदर्शी थे। प्रत्यक्षदर्शी क्या पीड़ित थे? वो पीड़ित थे। आप क्या, मंत्री से क्या बात हुई थी? मंत्री ने क्या आश्वासन दिया? सर, मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग माननीय पिछड़ा आयोग में 1 साल पहले गए थे। सारी लीगैलिटी एंड सारे के सारे अभ्यर्थियों के कट ऑफ गुणांक सब कुछ मैंने निकाले हैं अपने हाथ से। हमने दिसंबर में धरना दिया था इसके लिए। दिसंबर में हमारी डेलीगेशन की टीम माननीय मंत्री जी के पास गई थी, उसमें महानिदेशक विजय किरण आनंद भी थे। तो हमारी वहाँ पे वार्ता हुई उनसे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हमने इस शिक्षक भर्ती में किसी तरह की कोई भी गड़बड़ियां नहीं पाई हैं। तो हमने कहा हमने डेटा निकाला हुआ है आपका, हमारे हिसाब से तो गड़बड़ हुई है। तो उन्होंने कहा हम आपके डेटा पे विश्वास नहीं करते हैं, आप कोर्ट में जाइए या फिर आप राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में आपकी हियरिंग चल रही है, तो आप वहां से आप कोई प्रूफ लेके आइए कि हमने भर्ती में कोई भी गड़बड़ की है, और अगर आप प्रूफ लेके आते हैं तो हम उसको लागू करेंगे यकीनन। उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में प्रॉपर हियरिंग हुई हमारी। 1 साल तक लगातार हियरिंग होती रही, अधिकारियों को बुलाया गया SCRT से। एंड उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग के जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी होते हैं BSA, सभी BSA को बुलाया गया। सभी BSA को बुलाने के बाद उनसे डेटा एकत्रित किया गया पिछड़ा आयोग के द्वारा। उन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के बाद माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पाया कि इस भर्ती में एक बहुत हाई लेवल का घोटाला हुआ है। उसको लेकर हम लोगों ने दिसंबर में धरना दिया था। दिसंबर में जब डेलीगेशन टीम में मैं गया था, हम लोग 5 लोग थे, तो उसमें मंत्री जी ने और मिस्टर विजय किरण आनंद जो महानिदेशक हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस तरह की कोई भी घटनाएं नहीं हुई हैं। तो अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इस तरह की गड़बड़ हुई है तो आप कोई रिपोर्ट लेके आइए, हम लागू करेंगे उसको। लेकिन अभी हमारे सामने एक रिपोर्ट है जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने जारी की है, तो उसमें साफ साफ जाहिर है कि इसमें एक बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। माननीय विजय किरण आनंद ने हमें ये भी बोला था कि अगर आपको लगता है कि हमने घोटाला किया है तो हम आपको एक कट ऑफ जारी करके दे देते हैं। उन्होंने हमें 3 दिन का टाइम दिया था कि 3 दिन में हम एक रिपोर्ट आपको वेबसाइट पर पब्लिश कर देंगे। लेकिन 3 दिन हो गए, उसके बाद 3 महीने हो गए, अभी 5 या 6 महीने हो चुके हैं। अभी तक किसी तरह की कोई भी कट ऑफ या किसी भी तरह की गुणांक सूची अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं की गई है। हम लोगों ने बार बार कॉन्टेक्ट किया उनसे, ऑफिस में गए तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोल दिया कि उस टाइम पे मीटिंग में क्या बातें होती हैं क्या नहीं होती हैं उसका कोई लिखित प्रूफ नहीं होता है, हम इस तरह की कोई भी कट ऑफ वहाँ पे जारी नहीं करेंगे। इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? जाहिर सी बात है कि उन्होंने घोटाला किया है, वो कहीं पे जवाब देने लायक है नहीं, तो वो कहीं पे भी किसी तरह की कोई कट ऑफ जारी नहीं करेंगे। इनके अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं और जो BSA ऑफिस के अधिकारी हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी पैदा करते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी जो यहाँ पे बैठते हैं SCRT पे, वो बोलते हैं कि ये भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के BSA अधिकारी बोलते हैं कि ये भर्ती स्टेट लेवल पे हुई है। इन्हें आपस में ही ये क्लियर नहीं होता है कि ये भर्ती है किस लेवल की, तो ये किसी तरह का कोई भी जवाब देने में असमर्थ रह जाते हैं।
अभी हम लोगों ने अभी 22 तारीख से फिर से धरना दे रहे हैं। दिसंबर में हमने धरना दिया था, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था उस टाइम पे कि अगर इस तरह की कोई भी गड़बड़ पाई जाती है तो हम आपको निश्चित ही न्याय देंगे। उसके बाद अब हम मिलने की कोशिश करते हैं उनसे, तो मिलने से मना कर देते हैं। अभी हम लोग कल वहाँ पे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आवास पे गए थे, तो वहाँ पे हम लोगों पे लाठियां चलाई गई। हमारे कई साथी, करीब 2 दर्जन साथी घायल हुए हैं, काफी कुछ गंभीर चोटें आई हैं 1-2 साथियों को। तो इस तरह की कई सारी चीजें हो रही हैं जो कि गलत है, इस तरह का कुछ होना नहीं चाहिए। हालांकि मैंने काफी इस पे गहन अध्ययन किया था, सारे के सारे अभी तक हमारे भारत देश में इस तरह की कोई भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का या माननीय हाई कोर्ट का इस तरह का कोई भी ऑर्डर नहीं है कि आप किसी भी तरीके से पिछड़ा वर्ग आयोग या एससी समाज का किसी तरह का 27% और 21% को पूरा ना करें। लेकिन हमारे बेसिक शिक्षा विभाग ने पिछड़ा वर्ग की 27% केवल 3.86% आरक्षण दिया है और एससी वर्ग को सिर्फ 21% की जगह पर 16% आरक्षण दिया है। अभी हम लोग बात करते हैं कि हमें करीब 15,961 सीटों का और मिलनी चाहिए थी पिछड़ा वर्ग को, लेकिन नहीं दी गई हैं। सिर्फ और सिर्फ 2637 सीटें दी गई हैं। अभी मेरी सरकार से यही दरखास्त है कि आप हमारे पक्ष में आयोग की रिपोर्ट आई है उसको लागू करें और हमें पूरा 27% आरक्षण प्रदत्त करें, जो कि एक संवैधानिक है। उसको हमें पूरा करें, क्योंकि सर अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं सिर्फ इस भर्ती में 0.2 से रह गया हूं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए रह गया हूं कि इन्होंने आरक्षण को पूरा नहीं किया। अगर इन्होंने आरक्षण को लागू किया होता तो मेरे साथी आशीष भाई और ज्योति जी जो बैठे हुए हैं, सबका सिलेक्शन इस भर्ती में हो गया होता। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही या फिर सरकार की नाकामी की वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं तो हम भी अभी शिक्षक बने हुए होते, अपने स्कूलों में ज्वाइनिंग कर चुके होते। तो मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि आप 27% जो संवैधानिक हमारा 27% होता है, आप उसको लागू करें और हम लोगों को शीघ्र ही ज्वाइनिंग दें। धन्यवाद। ठीक है प्रदीप, मैं विवेक पांडे के पास चल रहा हूँ। आवाज आ रही है विवेक जी आप तक? ऑडियो खोलिए। जी सर, जी बताएं। मैं आपके पास आने के साथ साथ आपको 2 लाइनें और पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में लिखी 2 लाइनें आपको बता दूं। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में लिखा है कि उपरोक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता पिछड़े वर्ग समुदाय के बड़ी संख्या में हैं, सामाजिक रूप से साधन संपन्न नहीं हैं, साधनहीन हैं तथा संबंधित सक्षम न्यायालय में जाने हेतु साधनों के अभाव में सक्षम नहीं है। ये उसी वर्ग की हकमारी का मामला है जो सक्षम भी नहीं है कि अपनी लड़ाई लड़ पावे। ये गरीब वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग का अभ्यर्थी है जो अपनी लड़ाई के लिए न्यायालय की, कोर्ट की, वकीलों की फीस भी नहीं चुका पाएगा। और सरकार के लिए तो ये संतान है, किसी भी सरकार के लिए अपने संतानों के साथ ऐसी ज्यादती क्यों? सर, पूरे मंच को धन्यवाद देते हुए पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करता हूं कि जिस तरह की अमानवीय और अमर्यादित घटना घटित हुई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नहीं, मुझे लगता है कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के निवासियों के गाल पे एक बहुत ही बड़ा तमाचा है, जिसकी गूंज मुझे लगता है कि राष्ट्रपति भवन तक सुनाई दे रही होगी। इसके साथ ही मैं एक बात आज तक समझ नहीं पाया कि आईपीसी सीआरपीसी में कहीं भी लाठी का उल्लेख नहीं है। पूरी आईपीसी सीआरपीसी अगर आप पढ़ लेंगे, आपको पूरे आईपीसी सीआरपीसी में कहीं पे भी लाठी का उल्लेख नहीं मिलेगा। उसके बाद भी पुलिस अगर लाठी चलाती है तो ये लाठीचार्ज अंग्रेजों के जमाने में आंदोलन को नियंत्रण करने के लिए किया जाता था, वो भी उग्र आंदोलन को। पहली बात। दूसरी बात, एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ समझनी होगी कि क्या ये विद्यार्थी हिंसात्मक हो रहे थे या ये दंगे कर रहे थे, क्योंकि जहां तक मेरा अनुभव है और जहां तक मेरी जानकारी है, लाठीचार्ज आप तभी कर सकते हैं जब इस तरह की कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जहां पे कि आपको अपनी रक्षा करने का दायित्व भार पूर्ण सार्थक करना पड़े। तो पहली बात तो इस लाठीचार्ज के खिलाफ मैं पूरे युवाओं से निवेदन करता हूं कि आप राज्यपाल को, डीजीपी को, फिलहाल तो कार्यपालक डीजीपी थे, अब डीजीपी आ गए हैं, डीजीपी को, और लखनऊ कमिश्नरी है तो लखनऊ कमिश्नर को पत्र लिख करके इस अविधिक कृत्य के लिए दंड का प्रावधानित एक न्याय की मांग करिए, क्योंकि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है
किसी भी आधार पे लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो फिर भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप पीड़ित को लेकर के एफआईआर कराइए, अन्यथा कोर्ट से 156(3) के माध्यम से एफआईआर कराई जाएगी। हम आपके पूरी तरह से साथ हैं। इस प्रकरण को हम हाईकोर्ट तक ले चलना पड़ेगा तो हम उच्च न्यायालय के संज्ञान में लेके आएंगे। पहली बात, पुलिस आचरण 2015 की एक कॉपी सर मैंने आपको भी व्हाट्सएप की थी, उसमें अगर आप देखेंगे तो बाकायदा इस चीज का उल्लेख किया गया है कि आप किस परिस्थितियों में लाठीचार्ज कर सकते हैं और लाठीचार्ज करते समय भी आपको किन प्रावधानों का विशेष ध्यान रखना है। इसका बाकायदा 2015 का मुझे एक मिला ढूंढते ढूंढते, तो उसका जो पैरा 2 है उसमें यह मेंशन किया हुआ है कि बल प्रयोग का आदेश दिया जाता है तो अपने अधिकारी के निर्देशानुसार न्यूनतम बल प्रयोग किया जाए, कमर के ऊपर लाठी और गोली न मारी जाए, किसी व्यक्ति को ज्यादा चोट न पहुंचाई जाए, जमीन पे गिरे किसी भी व्यक्ति को न मारा जाए, घायलों को तुरंत हटाया जाए और किसी भी माध्यम से उत्तेजित किए जाने पर भी उत्तेजित होकर के हिंसा का प्रयोग या हिंसा का भाव बदला लेने की भावना से न किया जाए। लेकिन जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, मैं देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत रिफॉर्मेशन करवाना चाहता हूं और मैं हमेशा पुलिस के जो इनके पीड़ात्मक स्वरूप है, पीड़ात्मक जो इनके भाव है, उनके लिए मैं हमेशा लड़ता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने स्वयं अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य किया है और मैं बड़े दुख के साथ ये बात आपके मंच से कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कृत्यों में उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यरत रहेगी तो आप कभी भी पुलिस की छवि नहीं सुधार पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत ही गलत आचरण है कि आप अगर केशव प्रसाद मौर्य, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं भाई बैठे हैं मेरे साथ, मैं पूछना चाहूंगा, शायद ये वाकया केशव प्रसाद मौर्य जी के घर के बाहर भी हुआ है और आप अगर उनके ट्विटर वॉल पे चले जाएंगे तो लगातार लंबी फेहरिस्त आप देखेंगे कि वो लगातार केवल और केवल जन्मदिन की बधाइयां ट्वीट कर रहे हैं, लगातार जन्मदिन की बधाइयां ट्वीट हो रही है। सर, इनका पूरा ध्यान केवल और केवल आगामी चुनावों को लेकर के है। ये अपनी संगठन की रणनीति के साथ जिला पंचायत चुनावों में व्यस्त है। अगर इतनी संवेदना होती तो घर के बाहर चौखट पे आया कोई भी व्यक्ति, ऐसे जननायक के दरवाजे पे आया हुआ व्यक्ति, मुझे लगता है कि खाली हाथ लौट जाए तो इससे बड़ी शर्मिंदगी उस जननायक के लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं स्वयं आपको बता दूं, स्वीकार कर दूं, केशव प्रसाद मौर्य जी को मैं बहुत योग्य मानता था। इनके लिए बल्कि 1-2 बार मैंने, जब मैं राजनीतिक पटल से नहीं जुड़ा था, इनके लिए भी मैंने ट्वीट किए कि इनको एक बढ़िया नेतृत्व करता है तो इनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, कोई अच्छी जिम्मेदारी। लेकिन आज मुझे शर्मिंदगी होती है कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए मतलब जिसके अंदर की संवेदना मर चुकी है, जिसके अंदर मुझे लगता है कि राजनीतिक कुर्सी का और सत्ता का एक खुमार छाया हुआ है कि बच्चों के ऊपर घर के बाहर लाठियां चल रही थी। आज अगर इसी पीड़ा में उनका अपना बेटा होता, इसी तरह घर के बाहर क्या वो लाठी खा रहा होता, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य जी घर के बाहर निकल के 2 संवेदना के शब्द इन बच्चों के लिए नहीं कह सकते थे? दूसरी बात, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का जन्मदिन भी है, तो आपके मन से उनको भी बधाई देते हुए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए उन्होंने भी इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए बाकायदा ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के आवास के बाहर 69 अदर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई अत्यंत निंदनीय है और जीवन के सबक याद कराने वाले शिक्षक भाजपा सरकार द्वारा किया गया यह अपमान व उत्पीड़न कभी नहीं भूलेंगे। क्या यही है विश्व गुरु बनने की राह? और इसके साथ ही हमारे वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता सुनील सिंह साजन जी ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए ट्वीट किया है बाकायदा। और मैं आपके मंच से सर एक बात और, आपके मंच से 69,000 भर्ती का एक और प्रकरण संज्ञान में डाल दूं। 5 दिन पहले की खबर आई थी कि तीसरे चरण के 6,696 पदों पे आवंटन सूची जारी कर दी गई थी, जिसकी 30 जून को नियुक्ति पत्र का वितरण होना था। तो ये भी आप इन बच्चों से पूछिए कि क्या नियुक्ति पत्र का वितरण कल हुआ है या नहीं हुआ है। मैं आपको रोकूंगा, 2 बातें आपने कहा, मैं इसका स्वागत करता हूं कि अखिलेश यादव जी ने, सुनील साजन ने ट्वीट किया, संवेदना जताई, लेकिन अगर आज अपने जन्मदिन पर इन बच्चों पे, जिन पे लाठी गिरी है, जिनका सर फूटा है, इनको बुला करके ना, इनके माथे पर, इनके सर पे जो चोट है वहां पर अगर पुचकार दिए होते, दुलार दिए होते ना, हाथ पे सर फेर देते, तो हो सकता है इनकी पीड़ा कम से कम कुछ तो कम हुई होती कि कम से कम चलो विपक्ष में एक नेता है जो बुला करके हमारे सर पे हाथ फेरा। ये मैं आऊंगा आपके पास, विवेक कुमार, आपके पास मैं फिर आऊंगा। मैं तो यही बात कहता हूं, दुष्यंत कुमार ने कहा था उत्तर प्रदेश के हालातों पे, मुझे वो लाइनें बड़ी
मुफीद लगती है, प्रासंगिक लगती हैं आज की तारीख में। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह का जलसा हुआ होगा। जलसे यहाँ पर कितने हुए, वो कैसे हुए होंगे जब यहाँ पर ये बच्चे। और दूसरी बात आपने कहा कि चुनाव की तैयारियों में लगे होंगे, 22 की तैयारियों में। अरे 22 में वोट कहां से, ईरान तुरान का आदमी आएगा देने? यही आशीष, यही ज्योति, यही प्रदीप, यही वोट देंगे, यही वोट देंगे। इन्हीं का परिवार, इन्हीं का गांव, इन्हीं का मोहल्ला, इन्हीं का समुदाय, इन्हीं का कस्बा, इन्हीं का जिला, इन्हीं का शहर देगा। आप उप मुख्यमंत्री जी का ट्विटर हैंडल देखिए, लगातार बधाइयों का सिलसिला चल रहा है केवल जन्मदिन। मैं बता रहा हूं ना, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मीडिया सेल के प्रमुख हैं वैभव माहेश्वरी जी। वैभव माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव जी, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ वैभव जी, मैं बार बार इस संवेदना, सत्ता पक्ष तो जो किया वो दिख ही रहा है, मैं इसीलिए विपक्ष की पे भी उंगली उठाने से नहीं चूकता हूं कि ठीक है, ट्विटर की संवेदनाओं से आगे बढ़िए। ट्विटर की संवेदनाओं से हट करके अगर आज अपने पास बुला करके या इन पीड़ित बच्चों के पास जा करके इनके माथे पर जो है एक बार प्यार और संवेदना का हाथ फेरा जाए तो कितना अच्छा होगा। इनकी पीड़ा कुछ तो दूर होगी कि अच्छा, पूरी राजनीति संवेदनहीन नहीं हुई है, अभी भी संवेदनशील लोग हैं, हो सकता है हमारा भविष्य अच्छा हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक मतलब ये केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर हुआ। मैं इसीलिए किसी एक नेता की बात नहीं करता हूं, हम बिगड़े हुए व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य इसी पिछड़े वर्ग ने नेता बनाया। भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ों को जोड़ने में केशव मौर्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं भी ये मंच से कहता हूं खुलेआम, बहुत बड़ा योगदान रहा केशव मौर्य के हाथ में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा की कमान, उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान सौंप दी थी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर अगर पिछड़े और अनुसूचित जाति के बच्चे हमारे अगर लाठी खा जाएं, उनको सड़कों से खींचा जाए, ये राजनीति कहां जा रही है वैभव जी? देखिए, तो बहुत ही अफसोस की बात है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि ये 69,000 बच्चों का जो लड़ाई है, किसी ऐसी लड़ाई नहीं है जो कोई मांग है। संविधान से आरक्षण होना चाहिए, वो तो सही है, उसको कौन बदल सकता है? तो जो संविधान में लिखा है, अगर उत्तर प्रदेश उसके भी ऊपर जाकर संविधान की मांग हो रहे हैं, आरक्षण है वो छीना जा रहा है। ओबीसी वर्ग रिप्रेजेंट करते हैं उप मुख्यमंत्री जी, और पुलिस की जो लाठी पड़ती है लड़के के ऊपर, जिसका माथा फटा, आज हमारी हमारे साथ में बैठे हुए थे, उनका नाम राहुल मौर्य है। केशव मौर्य जी के घर के बाहर उत्तर प्रदेश की पुलिस का डंडा राहुल मौर्य जी के सर पर पड़ता है, इसलिए कि राहुल मौर्य जी ये कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से काम हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस राहुल मौर्य के सर पे डंडा मारती है इस मांग को करने पर। तो क्या मांग किया जाए कि संविधान के खिलाफ जाइए? क्या मांग की जाए? मतलब क्या उनकी गलती थी? किस वजह से पुलिस का दमन उनको झेलना पड़ा? किस वजह से ये नौकरियां उनसे छीन ली गई? किसको वो बांट दी गई? आप ये देखिए कि अगर ये नौकरियां इन्होंने अगर इनको छीन कर किसी भी मानसिकता के चलते अगर सवर्ण वर्ग को भी दे दी तो संविधान को उल्लंघन करके ज्यादा दिन ये चल तो पाएगा नहीं। कोई ना कोई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और संविधान का उल्लंघन करने पर इन नौकरियों को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जो लोग, वो उनका भी कुछ नहीं हो सकता, इनका भी कुछ नहीं हो सकता। कुल मिलाकर सभी वर्गों को धोखा दिया जा रहा है, हर आदमी को ठगा जा रहा है। और इसके पीछे की मानसिकता जो है, ये सोची समझी प्लानिंग है, कोई बेवकूफी नहीं कर रहे हैं। इनकी मानसिकता ये है कि एजुकेशन नाम से इनको बहुत चिढ़ है, शिक्षा नहीं होनी चाहिए। जब शिक्षा नहीं होगी तो अशिक्षित लोग होंगे, जब अशिक्षित लोग होंगे तो अशिक्षित और अयोग्य नेताओं को वो अपना भगवान मानेंगे, अपना आइडियल मानेंगे। और यही सारे का सारा जो है स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है पूरे समाज में कि शिक्षित नहीं हो, वरना लोग सवाल पूछने लगेंगे। हमारे प्रधानमंत्री तक को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 साल में करने का फुर्सत नहीं मिली, ना तो मुझे नहीं लगता कि वो पत्रकारों के सवालों के जवाब देने में खुद को सक्षम पाते हैं। तो कोई ना कोई तो वजह होगी, और वही पूरी परंपरा नीचे चली आ रही है। गाये बगाए मुख्यमंत्री जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोल देते हैं कि हमने इतनी नौकरियां दे दी, पूरा शहर बोर्ड से पटा पड़ा है कि हमने रोजगार दे दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन असल में जमीन पर क्या हो रहा है वो कल उस लड़के राहुल मौर्य के माथे पर बंधी हुई पट्टी से बहुत स्पष्ट हो जाता है कि हम जा किस दिशा में रहे। तो हालात बड़े दर्दनाक हैं। हमने इनसे कहा है कि एक विपक्ष के तौर पर हमारी भूमिका ये होनी चाहिए कि हम अन्याय के खिलाफ लड़े। हमने उनको कोई वादा नहीं किया है, हमने उनसे कहा है कि इस बात की आप गारंटी लिख के ले लो
कि खास तौर से जो प्रदेश की सरकार पूरे अपने ही बच्चों के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट तक में जाकर नौकरियों के उनकी मांग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है। आम आदमी पार्टी आई तो इन सारे मुकदमों को एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर सारा कुछ विड्रॉ करके और इनको सम्मानजनक तरीके से नौकरियों में बहाल करेंगे और इनका पुराना भी जो नुकसान हुआ है वो पहले इनको सबसे पहले इंश्योर कराएंगे कि इनको वापस वो मिले। वो सम्मान और वो गरिमा के हकदार हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, कोई विदेश के वो आतंकवादी नहीं है जो उनके साथ ऐसा डील किया जाता है। वैभव, साथ में एक बात मैं और आपको कहूं कि ये जो राहुल के सर पे चोट है ना, वो राहुल के सर पे चोट नहीं है, वो घाव प्रदेश पे है, वो घाव संविधान को दिया गया है। और अभी आपने कहा ये संविधान की बात बाबा साहब के नाम पर, बाबा साहब की मूर्तियों के नाम पर, स्मारकों के नाम पर राजनीति में जो वोट बटोरने का सिलसिला शुरू हुआ है, मैं ये इस सवाल ये खड़ा करूंगा आपसे, ये सवाल जरूर मैं लूंगा कि आप ये बताएं, जहां पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने साफ साफ लिख दिया, ये रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि अनुच्छेद 14, 15 और 16 आदि के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप ये सब कुछ हुआ है। मतलब संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16 इसका उल्लंघन हुआ है। संविधान का उल्लंघन करने वाले बाबा साहब का सम्मान कैसे कर सकते हैं? वो बाबा साहब के संविधान को घाव पहुंचाने का काम है। देखिए, प्रथम दृष्टया तो अगर कोई भी सरकार न्याय के हिसाब से काम करेगी तो इसको करने वाले, इस वैकेंसी को, इनका हक छीनने वाले शिक्षा मंत्री को पहली फुर्सत में FIR होकर जेल हो जानी चाहिए। सबसे पहले लिखा, लोग कहते हैं टीवी इंटरव्यू में, मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि हमारा युवा योग्य नहीं है, हम क्या करें। सबसे पहली बात यह कि इस तरह के नेता, इस तरह के मुख्यमंत्री, इस तरह के शिक्षा मंत्री वे खुद बहुत बड़े अयोग्य हैं, जिनको अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का युवा अयोग्य दिखाई पड़ता है। कौन कारण है इसका? आपके स्कूलों में शिक्षा नहीं है, आपके स्कूलों में पढ़ाई नहीं, मास्टर नहीं, भर्ती नहीं, और आप उनके नौकरियों को लगाने के नाम पर आप उनके साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि आपके युवा योग्य नहीं है। वो क्या अमेरिका से पढ़ के आएगा? आपके अपने स्कूलों में, जो विद्यालय में जो टीचर होने चाहिए, वो टीचर अपने मुकदमे लड़ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भूखे रहकर सड़कों पर हैं, लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, तो वो किसको पढ़ाएंगे? वो कौन सी जनरेशन तैयार कर रहे हो आप? क्या सभी लोग इस प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम, मंदिर मस्जिद के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है? अब जब कुछ नहीं बचा तो आप धर्मांतरण, लव जिहाद, ये क्या ड्रामे चल रहे हैं? तो इन ड्रामों को चूंकि पब्लिक एक्सेप्ट करती रहे, इन ड्रामों के जाल में फंसी रहे, इसलिए लोगों का अशिक्षित होना और बेरोजगार होना और परेशान होना बहुत जरूरी है। ये नीति का हिस्सा है, ये कोई गलती नहीं हो रही है, नीति का हिस्सा है। इस नीति के हिस्से को लागू करने के लिए संविधान के 100 बार खिलाफ जाना पड़े, ये लोग जाते हैं। नहीं, तो ये वही चल रहा है। संविधान, वैभव मैं आपको बताऊं कि संविधान के खिलाफ जाने पर इन्हीं की केंद्र में भी सरकार है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में मैं इसी बात पर बार बार सवाल खड़ा करूंगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जिनके द्वारा गलत फैसले लेकर, वैभव ये लाइनें देखिए कितनी महत्वपूर्ण लाइनें लिखी आयोग ने, जिनके द्वारा गलत फैसले लेकर शासन के आदेशों की अवहेलना की गई, उनका उत्तरदायित्व नियुक्त करते हुए संबंधित गैर जिम्मेदारों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई तथा वंचित लाभार्थियों को न्याय प्रदान करने की संस्तुति की जाती है। कार्रवाई किस पे होनी चाहिए थी? कार्रवाई उन पे होनी चाहिए थी जो जिसने पिछड़ों का, जिसने दलितों का हक मारा, या हकमारी करने वाले इन डाकुओं पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो अफसर बन के बैठे हुए कुर्सी पर जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और लाठी चल रही है राहुल मौर्य पे, प्रदीप बघेल पर, आशीष पर, ज्योति पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जब इतना क्लैरिटी से लिखा हुआ है संविधान के अंदर, तो सरकार या तो लिख दे कि संविधान को हम नहीं मानते। अगर एक पत्रकार ये लिख देता है कि फलाने स्कूल में मिड डे मील में 1 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिला के बच्चों को पिलाया जा रहा है, तो उस पत्रकार के ऊपर मुकदमा होता हुआ हमने यहाँ पर देखा है। इतनी सी बात पर ये सरकार इतनी अहंकारी और इतनी घृणा करती है ये रिपोर्टिंग से, सही चीजों के बाहर आने से। और जब खुलकर ये आयोग कह रहा है कि ये क्लॉज सामने लिखे हुए हैं, इसके हिसाब से आप प्रथम दृष्टया दोषी हैं, आपके ऊपर सजा बनती है, तो यहाँ पर जो इस बात को जो राहुल मौर्य कह रहा है, उसको केशव मौर्य के घर के सामने पुलिस ने वो डंडा मारती है, वो फटा हुआ सर लेकर वो घूम रहा है कि पीड़ा में कि अब मैं किसके पास अपनी फरियाद लेकर जाऊं। हालात बहुत खराब हैं, इनको जड़ से उखाड़ने और हटाने के अलावा और कोई चारा नहीं। राहुल जी, मैं बता रहा हूँ कि विपक्ष भी अगर शांत बैठा ट्विटर का खेल खेल रहा है तो वो भी कोई कम गुनहगार नहीं है। 2 आदमी अपने बच्चों के साथ में खड़ा नहीं हो सकता है, वो पक्ष हो या विपक्ष हो या आम नागरिक हो, वो गुनहगार कम नहीं है।
हम सबको बोलना पड़ेगा, वरना अन्याय की इंसान इतनी ना हो जाए कि लोगों को ये एहसास होना बंद हो जाए कि उनकी रीढ़ की हड्डी उनके अंदर मौजूद भी है कि नहीं है। वैभव आप 30 सेकंड रुकिए। आशीष, ज्योति और प्रदीप, आप तीनों कोई सवाल लेना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं वैभव आशीष जी से? आप किसी को कोई बात करनी है, कोई सवाल? बोलिए आशीष, बोलिए। सर मैं ये निवेदन करना चाहूँगा सर, ये जो रिपोर्ट है, अगर हम पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए, आप या कोई भी विपक्ष में जो लोग भी बैठे हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए हमारे लिए आप लोग आवाज़ उठाइए और हम लोगों की बात रखिए, क्योंकि हम लोगों की ये रिपोर्ट लागू नहीं की जा रही, जबकि महानिदेशक सर, मंत्री जी, सबको ये बात पता है कि इसमें ये चीज़ें गड़बड़ियाँ हुई हैं। रिपोर्ट ये बात चिल्ला चिल्ला कह रही है गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो हमारी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? क्यों हमसे मिलने से बच रहे हैं? क्यों हमें अवॉइड किया जा रहा है बार बार? और एक विशेष वर्ग को, अपने चहेतों को केवल आप नौकरी देंगे, हम पिछड़े और दलित लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। हमने भी सर जो भी कट-ऑफ मानक रखा गया था, हमने भी उसको पास किया है और उससे 10, 15, 20 नंबर अधिक, 50 नंबर अधिक लाए हैं। तो इसलिए सर कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है कि सर हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। हम लोग दर दर जहाँ भी जा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं सर। हम हर मंच पे अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं सर, और ये हम सर भीख नहीं मांग रहे हैं, ये सर हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये नहीं, बिल्कुल भीख नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। वैभव जी, ये आशीष ने कुछ आपसे भी निवेदन किया है। देखिए, मैं सभी इन सारे साथियों को बिल्कुल यही कहना चाहता हूं कि हम आपके संघर्ष को महसूस कर सकते हैं। हम आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं, हम इन सबको को जानते हैं, समझते हैं और व्यवस्था से लड़ने के लिए ही बने हैं। तो इस लड़ाई को बंद मत करिएगा और ये समझ लीजिएगा। देखिए, आप अगर अपनी भाषा को ये रखेंगे कि योगी जी हम पे दया करो, रहम करो, हम आपसे अपने जॉब की भीख मांगते हैं, तो ये लोग नहीं सुनेंगे। लोग बहुत एरोगेंट हैं, एंटी पीपल हैं। लेकिन इस भाषा को अब इसमें बदलने की जरूरत है कि योगी जी, ये जो मांग है ये धरना स्थल से लेके मतदान स्थल तक जाएगी। वहां पर बैठकर ये बूथ पर सारा युवा आपको सुनिश्चित करेगा कि आप जो बेरोजगार विरोधी, आप दलित विरोधी, आप ओबीसी विरोधी, आप सभी के विरोधी, जन विरोधी आप कहिए, इसको जो सरकार है इसके खिलाफ वोट पड़ना चाहिए, इसके फेवर में एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए। ये जब तक ये मानेंगे कि इन युवाओं को आरक्षण के नाम पर, जातियों के नाम पर भटकाया और आपस में बांटा जा सकता है, तब तक ये इनकी मांग को नहीं सुनेंगे। लेकिन जिस दिन इन्हें लग जाएगा कि ये युवा मुद्दे के नाम पर एक हो चुके हैं, उस दिन ये सरकार के मंत्री को आप देखेंगे कि नाक रगड़ रहे होंगे इनके आगे। बस ये एक ही भाषा समझते हैं, चुनाव की हार या चुनाव की जीत। तो हम सभी लोगों को ये आप सभी संघर्षरत मोर्चों को ये समझना होगा कि सरकार कौन सी भाषा समझती है और सरकार को उसी भाषा में फिर समझाया जाए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके संघर्ष के लिए। मैं चाहता हूं कि आपका संघर्ष जल्द से जल्द परिणाम लाए, और नहीं तो आपके अंदर वो सारी ताकतें हैं कि आप इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हमेशा हमारा साथ आपको मिलता रहे। चलिए, आप कम से कम विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका का भरपूर जितना आप कर सकते हैं उतना निर्वहन करिए। इनका हर जगह पर, जो विपक्ष में रहते हुए आप नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक संबल होता है युवाओं के लिए कि हाँ ठीक है, हमारे साथ हमारे हक के लिए खड़े होने वाले। आप समझिए, 9 दिन से मैं सोच रहा हूँ, 9 दिन से बच्चे बैठे हैं घर से आकर के, लखनऊ में कैसे खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, 9 दिन से बैठे हुए हैं धरने पे। ये विपक्ष के रूप में अगर आप लोग भी अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे तो साधुवाद, मैं जरूर इसका जो है अभिनंदन करूंगा। मैं किसी भी पार्टी, विपक्ष की कोई पार्टी हो, मुझे उसका धन्यवाद करने में जरा सा भी रत्ती भर भी संकोच नहीं होता है। विवेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, आप भी मीडिया के तौर पर जो सही सवाल उठा रहे हैं, इसको आपको बहुत बहुत बधाई। इस सरकार में, दमन की सरकार में अगर आप मुखर होकर आवाज उठाते हैं तो आपको बहुत ही दुआएं लगेंगी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए आपके चैनल को बहुत जी धन्यवाद वैभव जी। विवेक जी, आपने सुना, अभी सारी बातें सुनी, लाठी से लेकर के और हकमारी तक सब मामला आपने समझा। मैंने एक बात आपसे कहा था, जो वहां पर मैंने रोका था कि आपके पास फिर आऊंगा। आज का दिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए खुशी का दिन है, जन्मदिन है। पूरे प्रदेश की तरफ से और हमारी तरफ से भी ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। अखिलेश जी को स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और जन कल्याण के बारे में विचार करें। शुभकामनाओं के साथ जो है ये संदेश भी है। लेकिन मैं ये चाहता था कि ऐसे मामले जहां पर इतने पीड़ित, वंचित बच्चे हैं जो अपने हक के लिए यहाँ से वहाँ
धक्के खा रहे हैं। बताइए, हक हमारा हक है, हम अपने हक के लिए धक्के खाएं, यहाँ सड़क पे लेट रहे हैं, वहाँ मैदान में बैठ रहे हैं। आज इन बच्चों को, इनके एक प्रतिनिधिमंडल को, 2-4 बच्चों को, बच्चियों को बुला करके शायद हो सकता है कि शुभकामनाएं आज के दिन और बढ़ जाती। विवेक पांडे, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के सर बात एक बता दूं पहले तो, क्योंकि देखिए इन बच्चों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। मतलब ये मैंने अभी आपसे एक सवाल इसीलिए कहा था, इन बच्चों से मैंने पूछा था कि 5 दिन पहले कुछ 6,696 पदों पे आवंटन सूची जारी करने की बात की गई थी और 30 जून को नियुक्ति पत्र मिलने थे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि वो नियुक्ति पत्र पहले तो आवंटित किए गए या नहीं किए गए। दूसरी बात, अगर आज इस धरने प्रदर्शन के तत्काल बाद अखिलेश यादव जी बुला लेते या ये बच्चे उनसे मिल लेते, तो आप बेहतर जानते कि इन बच्चों के आगे क्या टैग लगा दिया जाता और किस प्रकार से इन बच्चों का उत्पीड़न शुरू कर दिया जाता। मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष ने इस बात को संज्ञान में नहीं लिया है। 3 तारीख को हमारे यहाँ पार्टी कार्यालय में इन सारे विषयों पे एक मीटिंग बुलाई गई है और 3 तारीख के बाद मुझे उम्मीद है कि भर्तियों से जुड़े मुद्दों पर भी परिचर्चा होने के बाद जो हमारे जमीनी समीकरण है वो सबके सामने आ जाएंगे। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं सर कि ये जो सरकार है, आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बेसिक शिक्षा में फर्जी मार्कशीट और नौकरी कर रहे अनगिनत लड़कों को निकालने, एफआईआर कराने, रिकवरी होने के आदेश आपको भी पता है कि काफी हुए, मतलब सुनाई दिए और काफी एसटीएफ से जांच की, काफी लोगों को पकड़ा गया। लेकिन आज तक बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के सारे नौकरी पाए जाने के प्रकरण में एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। आप एक बात समझ लीजिएगा सर, ये सरकार पूरी तरह से राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अगर बात भर्तियों की नहीं है, अगर इसमें बात केवल और केवल एक जाति विशेष के बच्चों की होती तो मुझे लगता है कि ये भर्तियां हो चुकी होती। लेकिन जिस तरीके से अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की जा रही है, उससे जवाब मांगा है, अभी तक योगी सरकार ने जवाब तक दाखिल नहीं किया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास। और मुझे कोई बड़ी विडंबना नहीं लगती कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग शांत बैठ जाएगा, क्योंकि जिस समय यह रिपोर्ट आई थी उस समय टॉम एंड जेरी की जो उठा पटक चल रही थी, उथल पुथल मची थी यूपी की राजनीति और दिल्ली की राजनीति में, कोई बड़ी बात नहीं कि उस समय एक प्रभावित करने की रणनीति रही हो। लेकिन अब मैं इसको सार्थक तब मानता जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक नोटिस जारी कर देता कि सरकार ने अभी तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया, क्योंकि यह भर्ती प्रक्रिया में है और जिस तरह से भर्तियां आगे बढ़ाई जा रही हैं उसमें ये जो विशेषाधिकार है इन बच्चों का वो तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। अगर आप भर्तियां करते जा रहे हैं तो जो आरक्षण की सूची के दायरे में है उनके आरक्षण की सीटें तो आप समाप्त कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड का नियम समाप्त हो चुका है, आप इन बच्चों को न्याय कैसे देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष पूरी तरह से इस समय जिला पंचायत चुनाव में व्यस्त है और जैसे जिला पंचायत चुनाव समाप्त होंगे उसके बाद वो तुरंत सक्रिय हो जाएंगे 2022 के इलेक्शन को लेकर के। और मैं इन बच्चों से कोई गलत बात आज नहीं करना चाहता, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि अब की अगर चुनाव तक आपकी भर्ती हो जाती है तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मेरी राजनीतिक पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन अगर आपकी भर्ती नहीं हुई तो अपने मतदान का अधिकार बहुत सोच समझ के करिएगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं और अपने परिवारों से कहिएगा कि जो जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे आए उससे धर्म छोड़ दीजिए, धर्म आपको पता है आपका, उससे आप अपने भविष्य के बारे में सवाल पूछिएगा और उसके बाद मूल्यांकन करने के बाद आगे बढ़िएगा। कुछ बोलना चाहते हैं आशीष जी? सर, लगभग हमारे साथ में ये जो 16,000 अभ्यर्थियों के साथ में ये जो गड़बड़ किया गया है, घोटाला किया गया है, तो ये तो सर केवल ओबीसी के हैं, एससी के अभ्यर्थी वो अलग हैं। पूरे प्रदेश से आए हुए अभ्यर्थी हैं हमारे साथ जो आंदोलनरत हैं, संघर्षरत हैं। सर, हम लोग तो अब न्याय मांगने के लिए बस सिर्फ हर जगह पर न्याय मांग रहे हैं, अपने अधिकारों को मांग रहे हैं। माननीय योगी जी से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि सर हमारे साथ न्याय कीजिए। और न तो माननीय मंत्री जी सुन रहे हैं, ना ही कोई अधिकारी सुन रहा है। लेकिन सर अगर हमारे साथ उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर, उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर आशीष जिस तरह से लाठीचार्ज होती है, क्या उप मुख्यमंत्री को वो गूंज सुनाई नहीं दी, या उनके पीएस या इतना स्टाफ होता है उनके घर में, किसी जिम्मेदार को ये इतना भी उनके अंदर एक मानवीय संवेदना नहीं जगी कि बाहर आके पुलिस से इतना कह देते कि भाइयों लाठीचार्ज मत करो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेशा भेजा है। ऐसे तो इनके पीएस, अभी कोई व्यापारी आ जाए, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाए, कोई एनआरआई आ जाए तो ये लोग एक पैर पे खड़े रहते हैं। राष्ट्रपति आए थे, सारे काम छोड़ करके सारे मंत्रिमंडल के लोग बैठे हुए थे फोटो खिंचवाने के लिए। लेकिन मैं आपसे फिर निवेदन से पहले इस लाठीचार्ज के खिलाफ
आप अपना शिकायती पत्र लिखिए राज्यपाल को, राष्ट्रपति को और डीजीपी यूपी को, और साथ में एक मुख्यमंत्री को। 4 पत्र की कॉपी बनाइए आप, ये आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा। इसको लेकर के अगर ये इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं उन पुलिस अधिकारियों पे, आप सीधे चले आइए कोर्ट। मैं आपको बता रहा हूं, लाठी खाने के लिए आप नहीं आए हैं, आप अपना अधिकार मांगने आए थे। आप शस्त्र लेकर नहीं आए थे, आप कलम लेकर के आए थे, कलम की स्याही लेकर के आए थे। कोई ड्रोन अटैक करने नहीं आए थे आप। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि लाठी का आईपीसी सीआरपीसी में कहीं उल्लेख नहीं है। आप कोई दंगाई भीड़ नहीं थे, आप कोई प्रोटेस्ट नहीं करने आए थे इस तरीके का जिससे कि कोई अराजकता फैल रही थी। लेकिन अगर फिर भी लाठीचार्ज हुई है तो सबसे पहले सारी भर्ती के बच्चों को सर ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके अपने संवैधानिक अधिकार क्या हैं। अगर मैं हमेशा कहता हूं अनुच्छेद 14 से 32 पढ़िए, आज इनका पूरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश से अनुच्छेद 19 को हटा दिया जाए। अभिव्यक्ति की आजादी को समाप्त करने पे तुले हैं, और जब तक इस अभिव्यक्ति के लिए आपकी कलम की स्याही नहीं दिखाई देगी पन्नों पे, कागजों पे, शिकायती प्रारूप में, तब तक इनका पूरा ये जो एक पूरा पैरामीटर इन्होंने सेट कर रखा है, ये इसमें आगे बढ़ते रहेंगे और पुलिस कभी भी लगाम में नहीं आएगी, क्योंकि पुलिस उसी की चाटुकारिता करती है जिसकी सत्ता होती है। अब मैं भी ये बात मानने के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो आश्वस्त होने लगा हूं, क्योंकि मैं बार बार निवेदन करता हूं पुलिस के ग्रुपों में भी कि लाठीचार्ज मत करना भाइयों। मेरी कई पोस्ट आपको दिख जाएगी, मैं पुलिस के समूहों में लिखता हूं कि लाठीचार्ज मत करना, वो बच्चे आपके परिवार के नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कुछ गैर जिम्मेदार लाठीचार्ज करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। यह आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। आप 4 पत्र लिखिए, उस पत्र की एक कॉपी आशीष सर को भेजिएगा, एक कॉपी आप हमें भेजिए। हम इस मामले को न्यायालय तक ले करके जाएंगे। ठीक है। वैभव जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? अच्छा, हम चलेंगे ज्योति के पास। ज्योति, आप आखिरी में क्या निवेदन है? जो कुछ भी आपको कहना है, कोई सवाल नहीं, आप लोग अपने हक के लिए आए हो, हम आपसे क्या सवाल करेंगे। आप जो कुछ भी कहना चाहते हो, अपनी पीड़ा को, अपनी मांग को, वो आप रखो। ऑडियो आप खोल लो और अपनी बात कहो आप। सर, हमारा सिर्फ एक ही निवेदन है सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हम लोग कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट है आप उसको फॉलो कराइए। आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि आप इस चीज को समझ के फॉलो कर लीजिए कि हम आपके बच्चे हैं, हम पिछड़ा वर्ग समाज से हैं, हम मानसिक प्रताड़ना साल भर से झेल रहे हैं इन सब चीजों के पीछे। अब नहीं बर्दाश्त होता, हम कितने धरने करेंगे, कितनी लाठियां खाएंगे। बस सिर्फ इतना निवेदन है कि आप इस मैं सर आशीष सर एक बात ज्योति को वो कहना चाहूंगा कि आप लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को इस लाठीचार्ज के बारे में पत्र लिख करके सूचित करिए, क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक जवाब भी दाखिल नहीं किया है और ये टालमटोल करेंगे। इससे बेहतर है कि आप उस बच्चे की फोटो और उसकी मेडिकल, जितने लोग चोटिल हुए हैं उनकी रिपोर्ट लगा के एक बाकायदा शिकायती पत्र राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजिए कि आपके साथ अन्याय किया गया, इस तरीके से लाठी चलाई गई, वो भी उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर। ठीक है, उनके संज्ञान में डालिए। प्रदीप, ऑडियो खोलिए आप भी। आखिरी में आप फिर एक बार निवेदन करिए। मैं ये चाहता हूं, इसलिए ये बार बार कह रहा हूं कि निवेदन करिए। हो सकता है कि सरकार, मुख्यमंत्री तक न जा रही हो बातें, अब तक सरकार तक न जा रही हो, नेतृत्व तक, मुखिया तक, योगी आदित्यनाथ जी तक न जा रही हो बातें। हो सकता है आपकी बातें इस मंच से जाएं और एक बार उनको भी आए कि हमारे बच्चे हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है और आगे कुछ उस पर ठोस कार्रवाई हो। आप बोलिए, जो कुछ निवेदन करना है आप करिए सीधे मुख्यमंत्री जी से। अभी हम लोग पक्ष और विपक्ष दोनों के यहाँ पे जा चुके हैं, हमें कुछ आश्वासन भी मिले, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ये संविधान की गई है, संविधान आरक्षण होता है, दिया जा रहा है। मैं सरकार से अभी यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप आयोग की लागू करें, और आप अभी लागू नहीं करेंगे तो आपको लागू करनी पड़ेगी। आपको इस तरीके से लागू नहीं करेंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट से हम अलर्ट करेंगे, फिर आपको लागू करनी पड़ेगी। अभी चुनाव पास में है, 6 महीने बाद चुनाव होने हैं, अभी आप लागू नहीं करेंगे तो आप इधर मतदान तक जाएंगे और सरकार के जाएंगे और सरकार को समझाएंगे किस तरीके से चर्चा विरोध सरकार है और किस तरीके से हमें इसको बाहर निकालना है। इस तरह की आरक्षण संविधान करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं हो सकता कभी भी।
मैं अंतिम बार सरकार से यही दरख्वास्त करता हूं कि आप संविधान प्रदत्त आरक्षण को पूरा करें और हम वंचित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की कोशिश करें। हमने अभी विपक्ष से भी हमने अभी प्रार्थना की है, विपक्ष के सभी कार्यालय पे हम लोग जा चुके हैं, सपा के पास भी गए थे, हम आम आदमी पार्टी के पास भी गए थे, इससे पहले हम पक्ष के पास भी जा चुके हैं, लेकिन हमारा अभी तक किसी तरह की कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं होती है, हमें हमारा आरक्षण पूरा नहीं मिलता है, हम इसी तरीके से आगे कोशिश करते रहेंगे, हम पीछे हटने वालों से नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, हाँ आशीष बोलिए, आप भी बोलिए। सर मैं आखिरी में निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों के साथ में न्याय करिए सर। हो सकता है सर आप तक हमारी आवाज़ ना पहुंच रही हो, ये रिपोर्ट ना पहुंची हो सर। हम लोगों ने पत्र भी लिखे हुए हैं, हम लोगों ने डाक विभाग द्वारा ये चीज़ें भेजी भी हैं, हर जगह सभी ऑफिसेज में भेजी हैं। तो सर हम लोगों के साथ न्याय करिए सर। अगर हम सर साल भर से हम लोग बहुत संघर्षरत हैं, हर जगह पर यहाँ से लेकर के दिल्ली तक सर हम लोग दौड़े हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, आंदोलनरत हैं। यहाँ भूखे प्यासे हमारे हजारों साथी जो है, यहाँ पर बहनें भी हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं। तो सर हम ये चाहते हैं सर हमारे साथ न्याय कर दिया, लेकिन सर एक पीड़ा ये भी है कि अगर सर हमारे साथ न्याय नहीं किया गया तो हम सभी साथी पूरे 75 जिलों में जाएंगे, पोस्टर वार करेंगे कि आप जो है ये सरकार जो है, ये मंत्री जी सभी लोग जो है आरक्षण विरोधी हैं, ये लोग हमारा आरक्षण नहीं दे रहे हैं जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमें अगर आरक्षण दे दिया गया, हम लोग हमारी जगह सर स्कूलों में है, हम लोग शिक्षक हैं सर, हम लोग कोई आंदोलनकारी नहीं है या फिर इस तरीके से कोई उग्रवादी नहीं है सर। हम लोगों के साथ हमारा अधिकार दे दिया जाए, हम लोग विद्यालयों में जाकर के और अपना शिक्षण कार्य करेंगे। लेकिन सर अगर हमारे साथ ये नहीं किया गया, हमारे साथ न्याय नहीं किया गया, तो सर हम शांत बैठने वाले नहीं है। हमारा धरना, हमारा आंदोलन अनवरत चलेगी। हमारी मांग, ये जो हम मांग कर रहे हैं, हम अनवरत मांग करते रहेंगे, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 2 महीना लगे, चाहे जितना भी समय लगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा, हम सभी लोग इसी तरह सड़कों पर भटकते रहेंगे। और सर अगर नहीं हुआ तो हम लोग हर जिले में जाकर के, हर जिले से जुड़े हुए हमारे साथ में लोग हैं, पीड़ित अभ्यर्थी हैं, तो हर जिले में जाकर के हम लोग पोस्टर वार करेंगे, पोस्टर अभियान चलाएंगे हम लोग कि हमारे साथ ये अन्याय किया गया है, हमारे साथ आरक्षण घोटाला किया गया है। लेकिन जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा, हम सर शांत बैठने वाले नहीं है। हमें चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, चाहे सड़कों तक जाना पड़े, गांव गलियां, हर एक गली में हमारा पोस्टर रहेगा कि हमारे साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला करके हम लोगों को बाहर कर दिया गया। विनम्र निवेदन है सर कि हमारे साथ न्याय करिए। हमारी जगह विद्यालयों में है, हमारी जगह सर हर मंच पे जाकर के इस तरह और सड़कों पर आंदोलन करने की जगह नहीं है सर। हमारे साथ न्याय किया जाए। धन्यवाद। ठीक है आशीष, ज्योति, प्रदीप, आप लोग जो अपने हक की मांग कर रहे हैं, उस हक की मांग में हमेशा हम आपके साथ खड़े हैं। आपके हक की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए जितना प्रयास करना होगा वो प्रयास हमारा जारी रहेगा। विवेक जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। ऑडियो म्यूट है आपका, ऑडियो म्यूट है। विवेक जी ऑडियो म्यूट है, बंद, ऑडियो बंद हो गया। विवेक जी ऑडियो बंद है आपका, ऑडियो खोल के, हाँ बोलिए। हाँ, इस बड़ी जिम्मेदारी से इस मंच के माध्यम से इन बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पिछड़ों की राजनीति, जैसे पिछड़े वर्ग के नाम पे राजनीति करने वाली जैसे बसपा, आज मायावती शांत बैठी हुई है, इन्होंने केवल बरगलाया है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके इस मुद्दों को, जो हमारे साथ आ रहे हैं भागीदारी वंश के, जो ओम प्रकाश राजभर जी के संज्ञान में भी मैं इस मुद्दे को ला करके प्रयास करूंगा कि वो भी अपने पूरे, जो उन्होंने एक महासमूह बना रखा है, वो भी पूरी तरह से सक्रिय हो जाए, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके मुद्दों को एक ऐसे नेता के सामने भी लाया जाए जिसकी राजनीति का जो पटल है वो पिछड़े वर्ग से ही जुड़ा हुआ है। तो मैं प्रयास करूंगा कि उनके संज्ञान में ला करके उनको भी इस मुद्दे पे प्रखरता से, मुखरता से उनका ध्यान केंद्रित कराऊं, ताकि वो भी इस मुहिम का एक हिस्सा बन सके। ठीक है विवेक जी, मैं उम्मीद ये करूंगा कि ये मुद्दा राजनीतिक बनने ही न पाए, किसी भी राजनीतिक दल को इन बच्चों के नाम पे सियासत करने का मौका न मिले। मैं यही उम्मीद करूंगा और इसी उम्मीद के साथ मैं सरकार से, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इन बच्चों को उनका हक आप दीजिए। ये बच्चे जाएं और प्रदेश के विकास में, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान कर सकें। इनको ऐसा अवसर दीजिए, इनके साथ अन्याय मत होने दीजिए।
इनके साथ अन्याय किसी भी स्तर पर होगा तो प्रदेश के मुखिया होने के नाते उस अन्याय की जिम्मेदारी आप पर भी जाएगी। इसलिए इनके साथ अन्याय मत होने दीजिए, इनको इनका हक दीजिए। जिस दिन इनको इनका हक मिलेगा उस दिन ये सारे बच्चे अभिनंदन आपका करेंगे और मैं आपका खुले दिल से अभिनंदन करूंगा मुख्यमंत्री जी। पूरे दिन आपके लिए कहिए धन्यवाद का कार्यक्रम चलाऊं, लेकिन इनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, इनका हक जो इनसे छीन लिया गया या हक में इनके साथ जो गड़बड़झाला हुआ, घोटाला हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसको तत्काल संज्ञान लेते हुए उस पर आप कार्रवाई करें और इनको इनका हक दिलाएं। नमस्कार।